हाय, मैं इत्सुकी हूँ और मैं टोक्यो जापान में रहती हूँ और मैं एक बहुत केयरिंग और लॉयल फ्रेंड हूँ। लोगों को मेरे लुक्स और मेरी आवाज से ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही शर्मीली हूँ और कुछ हद तक ये सही भी है। मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं बहुत शोर मचाऊं या ज्यादा परेशानी खड़ी करूं। मुझे बस अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना, अच्छी सुशी खाना और शांति से रहना पसंद है। लेकिन अगर तुमने उन्हें परेशान किया तो सारी शांति गायब और मेरा दिल हजारों सूरज की तरह जलता है। एक मॉन्स्टर बन जाती हूँ मैं और यही मेरी कहानी शुरू होती है। अगर सुननी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मजाक कर रही हूँ। वो दिन जब सब कुछ बदल गया, उसके पहले मैं बस एक नॉर्मल पीसफुल लड़की थी जो अपने पेरेंट्स के साथ रहती थी और पढ़ाई करती थी। हालांकि ये हमेशा अच्छा नहीं होता था। स्कूल में सब जानते थे कि मेरे फ्रेंड्स को कोई तंग नहीं कर सकता, वरना मैं गुस्से से लाल होकर उन सबको परेशान करती जब तक वो माफी नहीं मांगते। और माफी मांगने के बाद मैं नॉर्मल हो जाती और वापस चली जाती। मुझे नहीं पता था कि मेरी इस आदत से मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए मैं एक पब्लिक गार्डन जा रही थी जब मैंने देखा कि 4 लड़कों ने उन्हें घेरा है, पर लड़कों की पीठ मेरी तरफ थी तो मुझे बस अपनी फ्रेंड्स की शक्लें दिख रही थी और वो बहुत परेशान लग रही थी। कसम से ऐसा लग रहा था मेरी दोस्त मियुमी रोने वाली है। मेरा सर चकरा गया और मेरे गाल लाल हो गए। मैं चिल्लाते हुए उनकी तरफ दौड़ी। मेरे दोस्तों के साथ क्या कर रहे हो जर्क्स? छोड़ दो उन्हें अकेला। मैं कुत्ते की तरह हाफी, मेरी सांस फूल गई थी। सारे लड़के चौंक गए, हैरानी से कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे, बस मुझे देख रहे थे। लेकिन तभी मियुमी ने मुझसे कहा, इत्सुकी, वो हमें परेशान नहीं कर रहे थे। तो तुम रोने क्यों वाली थी अभी? और तुम अकारी, मैंने तुम्हारा चेहरा देखा था। इन गधों की साइड मत लो, मैं जानती हूँ मैंने क्या देखा। एक्सक्यूज मी, मुझे माफ करना, हम तुम्हारी फ्रेंड्स को परेशान नहीं कर रहे थे, बस बात कर रहे थे। ओह अच्छा, तो फिर? अचानक मेरी सांसें रुक गयी। मैंने उसका चेहरा देखा और मेरी बोलती ही बंद हो गई। मेरे दिल का सारा गुस्सा शर्म में बदल गया था। मन कर रहा था किसी गुफा में घुस जाऊं और कभी वापस ना हो। ये तो मैं एओकी हूँ और वो बस ऑटोग्राफ लेना चाह रहे थे। ये मेरे बैंड के बाकी लोग हैं। कसम से हम कुछ गलत नहीं कर रहे थे। उसकी बातें तो मुझे सुनाई ही नहीं दे रही थी। मेरे दिमाग में तो बस ये ख्याल घूम रहे थे कि कितनी बार मेरी और मेरी दोस्तों ने उसके गानों पर डांस किया है। वो एओकी था टेक बैक टाइम बैंड से, जापान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे पॉपुलर, सबसे बड़ा बैंड था। जब उसने मेरी हालत देखी वो मुस्कुराया। कोई बात नहीं, अपने फ्रेंड्स के लिए ऐसे लड़ना बहुत बहादुरी का काम था। हमें आज की शो की तैयारी के लिए जाना होगा, पर तुम लोग भी आओ ना। देखो, मेरे पास हमेशा एक्स्ट्रा टिकट्स होते हैं कि कहीं कोई कूल लोग मिल जाएं तुम्हारे जैसे शो के पहले। और अगर इसके बाद बैक स्टेज आना चाहो तो सिक्योरिटी गार्ड को ये कहना, वो आने देगा। उसने मुझे एक पेपर दिया जिसमें लिखा था आब्रा का डाबरा, एओकी ने मुझे भेजा है। मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी हिम्मत पसंद है। शायद एक दिन इस पर गाना लिखेंगे। वो चले गए और मेरे दोस्त खुशी से नाचने लगे। लेकिन मैं तो जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैं ऐसा कैसे कर सकती थी किसी पे चिल्लाना, क्योंकि वो बस अच्छे थे और वो भी मेरे पसंदीदा पॉप ग्रुप पे। जब हम खाने गए और मेरे फ्रेंड्स तो कॉन्सर्ट जाने के बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे थे, मैं उस पल को अपने दिमाग में बार बार सोच रही थी। लेकिन जितनी बार मैं उसके बारे में सोचती वो उससे भी बुरा होता जाता। मैं तो ये भी सोचने लगी कि मैंने उसे ब्रिज से धक्का देकर नदी में गिरा दिया। इट्स ओके, रिलैक्स, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वैसे भी तुम्हारी क्रेजी बर्ताव की वजह से ही तो उसने हमें कॉन्सर्ट के टिकट्स दिए। मैं नहीं जा रही। क्या तुम पागल हो क्या? ऐसा मौका फिर नहीं आने वाला और हमें बैक स्टेज जाने मिलेगा। हाँ, और मुझे एओकी से मिलना पड़ेगा, मेरा हीरो जिसे मैं बचपन से पसंद करती आ रही थी। लेकिन अब मेरा उससे मिलना वैसा नहीं होगा जैसे मैंने सोचा था। वो बस मेरे बारे में यही सोचेगा कि मैं वो पागल लड़की हूँ जिसने उसे चांटा मार के रुला दिया। अरे ये तो हुआ भी नहीं था। वेल, मुझे तो यही याद है और तुम मेरा मन नहीं बदल सकती। तो नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। मैं घर पर रह के आइसक्रीम खाऊंगी और रोऊंगी। उस रात मैं घर पे थी, आइसक्रीम खाकर रो रही थी कि अचानक मेरे फोन पर एक मैसेज आया ऐसे नंबर से जिसे मैं जानती नहीं थी। मैसेज में बस लिखा था बाहर। मैंने खिड़की के बाहर देखा और वो था एक ब्लैक एसयूवी उसके पीछे खड़ी थी। शायद इसलिए खड़ी हो गई कि कहीं कोई उसे देख ले और उसे भागना पड़ जाए। मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ, पर नहीं, ये सच था। अपने घर में भी अपनी शर्म से नहीं छुपा रही थी मैंने खिड़की खोली। मैंने मेकअप नहीं लगाया है, मैं बाहर नहीं आ सकती। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? तुम्हारे फ्रेंड से पूछा जब वो बैक स्टेज आए। बस बात करनी है, मुझे बस तुमसे बात करनी है। क्या बात करनी है? नीचे आओ और मैं बताऊंगा। मैंने एक लंबी सांस ली और इतने छोटे से टाइम में जितना रेडी हो सकती थी हो गई और उससे मिलने के लिए गई। अब भी
इतने घंटों तक शो में नाचने गाने के बाद भी वो कितना अच्छा लग रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम यहाँ पर आए हो। मेरे तुम पे चिल्लाने के बाद मुझसे नफरत नहीं करते तुम? नफरत? मुझे तो लगता है तुम सबसे कूल लड़की हो। मुझे लगता है मेरा कूल होने का आइडिया और तुम्हारा कूल होने का आइडिया, कूल होने के बहुत अलग आइडियाज हैं। वो हंसा, मुझे पता भी नहीं था कि मैंने जो किया या नहीं। तुम्हें क्या बात करनी थी मुझसे? वो बात करने से पहले तुम बीच पर चलना चाहोगी? अभी आधी रात हो चुकी है। जानता हूँ, पर जब मैं टूर पर होता हूँ तो मुझे टाइम नहीं मिलता। आज एक मौका मिला पर मैं तुम्हें मिलने आ गया, लेकिन इस तरह से दोनों चीजें हो जाएंगी। तो मैं बीच पर चली गई आधी रात को पॉप स्टार के साथ। शायद मुझे अभी यकीन नहीं था ये सच है या सपना, लेकिन रास्ते में हमने काफी सारी बातें करी, जैसे कैसे वो स्कूल मिस करता है, हमें कौन से टीवी शोज पसंद हैं। उसने मेरे बारे में भी बहुत पूछा और मैं तो बाग 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 करती गई। और जब तक हम बीच पे पहुँचे मैं भूल ही गई थी कि वो एक फेमस इंसान है। वो तो बस एक नॉर्मल सा लड़का था। हम किनारे पे बैठे जगमगाती तारों की छाव में, इतना खूबसूरत था और मैं ठंड से जम रही थी। मैंने कोशिश करी कि मैं ना कांपूं। मैं नहीं चाहती थी कि वो सोचे कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ और हमें जाना पड़ जाए, लेकिन मेरी कभी रुक नहीं रही थी। ठंड लग रही है? नहीं, ठंड से कपकपाते हुए मैंने ये बोला। उसने अपनी जैकेट उतारकर मुझे दे दी। आखिरकार मैं रिलैक्स होकर वहाँ रहना एंजॉय कर पाई। मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। मुझे? क्यों? क्योंकि मैं तुम पर चिल्लाई और खुदगर्दी साबित हो गई? हाँ, एक्चुअली मजाक कर रहा हूँ, पर सच ये है कि मैं कभी भी इस तरह से अपने लिए नहीं बोल पाया। मैं हमेशा से शांत और शर्मीला रहा हूँ और सच कहूँ तो डरा हुआ। पर तुम्हें देखने के बाद फाइनली मुझ में भी ताकत आई कि अपने मैनेजर से लड़ सकूं। वो सालों से मेरे और बाकियों के साथ बुरा बर्ताव करता रहा है और तुम्हारी वजह से हमें उससे आजादी मिल गई। समझ नहीं आया मैं क्या कहूँ। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे अपने बर्ताव से, बस अपने फ्रेंड्स को बचाने की कोशिश से किसी की जिंदगी में इतना असर पड़ेगा। बीच पर चलते हुए हमने और बातें करी और मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कितना फनी था। और फिर पता नहीं कहाँ से बर्फ गिरने लगी। हम बातें करने में इतना बिजी हो गए थे कि बादल आते हमने देखा ही नहीं। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हमने स्नोफ्लेक्स को गिरते हुए देखा। मैं उसकी तरफ मुड़ी। मुझे यहाँ लाने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सबको लगता है कि मैं जो करता हूँ उसकी वजह से हमेशा खुश रहता हूँ, पर सच कहूँ तो कभी कभी मैं बस किसी से बात करना चाहता हूँ, कोई ऐसा जो मुझे बस अपने काम का एक हिस्सा ना समझे। किसी ने आज तक मेरे साथ समय बिताने के लिए शुक्रिया नहीं कहा। ये तो बहुत बुरा है। उन लोगों को पता ही नहीं कि वो कितने लकी हैं कि वो तुम्हारे साथ हैं। उसने मेरी आंखों में देखा और वो एक छोटा सा पल समंदर की तरह बड़ा हो गया। मुझे किस करने के लिए वो आगे बढ़ा। मैंने अपनी आंखें बंद करी। मुझे यकीन नहीं हो रहा था मेरी पहली किस दुनिया के सबसे बड़े पॉप स्टार के साथ होगी। लेकिन तभी पानी की लहर मेरे पैरों पर आई और मैं ठंड से चीख पड़ी। वो हंसा और मैं भी हंसने लगी और अचानक गर्म सी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ी। वो थी पिंक, येलो, पर्पल और मुझे एहसास हुआ कि सुबह हो गई थी। हमने पूरी रात यहाँ बिता दी। ओह नो, मेरे मम्मी पापा बहुत गुस्सा करेंगे। उसने फटाफट मुझे मेरे घर पर पहुँचा दिया और घर पहुँचकर उसने मुझसे कहा, अगर कभी दोबारा मेरे कॉन्सर्ट आना चाहो तो मैसेज करना, मैं टिकट दिला दूंगा और वो शब्द कह के मुझसे मिलने बैक स्टेज आना। मैंने आगे झुककर उसे किस किया और किस से समय फिर से रुकने लगा था। कसम से उस पल में सूरज की किरण भी जम गई थी। जब मैं पीछे हटी थोड़ी सी शर्म आ रही थी मुझे। मैंने बिना सोचे ये कर लिया था। पता नहीं वो क्या सोचेगा। उसने बस मुस्कुराते हुए कहा, सबसे बहादुर लड़की। फाइनली मैं घर आ गई, लेकिन मेरे मम्मी पापा तो जाग चुके थे और मुझसे बहुत गुस्सा थे। मैंने माफी मांगी पर मेरे चेहरे से मुस्कान नहीं जा रही थी, जिससे उन्हें और गुस्सा आ रहा था। उन्होंने मुझे मेरे रूम में भेजा और बोला मैं एक हफ्ते के लिए ग्राउंडेड हूँ, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले कुछ दिन मैं सारा टाइम उस रात के बारे में लिखती, उससे जितना हो सके चैट भी करती। उसने भी मुझे अपने बारे में बताया, सारे इंटरव्यूज, फिल्म प्रीमियर्स और जिन कॉन्सर्ट्स में वो जाता था, और मुझे फेस टाइम करने के लिए भी कहा। वाओ, यहाँ मैं अपने छोटे से कमरे में बंद हूँ और बोर हो रही हूँ, और तुम बाहर हो, अपने हीरो से मिल रहे हो, हजारों लोगों के लिए गाने गा रहे हो और वो फिल्में देख रहे हो जो अब तक रिलीज भी नहीं हुई। वो सब सच है। मैं अपने हीरो से मिला और हर रात मैं हजारों लड़कियों के लिए गाना गाता हूँ जो मुझसे शादी करना चाहती हैं, और इस सब का कोई मतलब नहीं। ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल मतलब है। तुम लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे हो, अपनी म्यूजिक से सबको खुश कर रहे हो, और मैं जानती हूँ जो भी तुमसे मिलता है वो तुम्हें पसंद करता है। मुझे गलत मत समझना, अपनी लाइफ पसंद है मुझे। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत करी है।
पर सच तो ये है, चाहे जितनी भी अमेजिंग नाइट्स बिताई हो मैंने, पर उस रात तुम्हारे साथ बैठकर सितारों की छांव में बातें करना मेरी लाइफ की सबसे अच्छी और ना भूलने वाली रात थी। और फिर वो शांत हो गया और इतना दुखी लग रहा था कि मुझे रोना आ गया। और तब मुझे एहसास हुआ हम दोबारा नहीं मिल पाएंगे ना। जापान टूर के बाद हम सीधा अमेरिका जाएंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर इंग्लैंड। मैं अगले 2 साल तक वापस नहीं आऊंगा। मुझे एहसास हुआ कि हम एक दूसरे को गुड बाय कह रहे थे। इतनी मुश्किल चीज मैंने कभी नहीं करी थी, पर मैं जानती थी हम एक नहीं हो सकते। मैंने सोचा अच्छा यही होगा कि हम जानबूझकर बातें करना बंद कर दें। धीरे धीरे एक दूसरे को भूल जाने से तो बेहतर है ये। मैंने रोकने की बहुत कोशिश करी पर नहीं रोक पाई। मेरी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे थे और वो भी रोने लगा। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी कि वादा करूं हम एक दिन दोबारा जरूर मिलेंगे, पर मैं जानती थी कि वो इतना बिजी रहता है और जल्दी मैं भी कॉलेज चली जाऊंगी और फिर काम में बिजी हो जाऊंगी। ये मुमकिन नहीं था। तो मैंने बस एक चीज कही जो उस पल में सोच पाई। वो एक चीज जो सच थी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी। वो अब भी बहुत दुखी था और काफी देर तक चुप रहा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स नहीं भूलोगी, वो तो नामुमकिन है। हम दोनों हंसे और थोड़ी देर के लिए तो हम अपने दुख को भूल भी गए थे। हमने पूरी रात फोन पर बातें करी और फिर से समय बीत गया और सूरज की किरण मेरी खिड़की से आई और मेरी आंखों में जोर से पड़ी, बिल्कुल वैसे जैसे उस रात बीच पर हुआ। और फिर फाइनली हमने फोन रख दिया। कुछ सालों बाद जब मैं कॉलेज में थी तो उसने मुझे एक मैसेज किया। उसने कहा कि वो एक कॉन्सर्ट के लिए जापान आ रहा है और अगर मैं जाना चाहूँ तो मेरे 1-2 फ्रेंड्स के लिए वो टिकट भी भेज देगा। मैंने 5 मांग लिए। मैं अपने दोस्तों के साथ गई और वो वहाँ था। उसे दोबारा मिलना बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर जब कॉन्सर्ट खत्म होने वाला था, उसके बैंड के लोग स्टेज से नीचे चले गए और सारी लाइटें बंद हो गईं उसकी स्पॉटलाइट को छोड़ के। और उसने अपने अकूस्टिक गिटार पर ऐसा गाना बजाया जो कभी किसी ने नहीं सुना था। गाने का नाम था सबसे बहादुर लड़की और उसमें वो सब था जो हमारे बीच हुआ था। मैंने दोस्तों को बताया नहीं ये मेरे बारे में था, ये खास था। ये मुझे उस अमेजिंग रात की याद दिलाता था। और फिर स्पॉटलाइट मेरे ऊपर गिरी और सब लोग मुझे देखने लगे। तब ज्यादा बहादुर महसूस नहीं कर रही थी, सबकी नजरों के बीच थी मैं। स्टेज पर आओ बहादुर लड़की, उसने कहा और हर कोई ताली बजाने लगा जब उन्हें पता लगा ये गाना मेरे बारे में था। मेरे दोस्त तो शॉक हो गए थे। मैंने एक लंबी सांस भरी और भीड़ से होते हुए गई, लेकिन मेरा डर खत्म हो गया और मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं बहादुर हूँ। स्टेज पर वो भी आगे आया, अपना गिटार नीचे रखा और अपना माइक ऑफ कर दिया ताकि जब हम बातें करें तो वो सिर्फ हमारे लिए हों। हे, मैंने तुम्हें मिस किया। वो तो करना ही था, मैं ग्रेट हूँ। वो हंसा और फिर पूरी दुनिया के सामने उसने मुझे वहीं किस किया। तालियां बजाते हुए भीड़ पागल सी होने लगी थी। मैं नहीं जानती आगे क्या होगा, पर अभी के लिए मैं उसकी बहादुर लड़की बन के ही खुश हूँ।